अस्सलामुअलैकुम। आज जो बात मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो हर पाकिस्तानी के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। क्या ज़ाती हिफाजत के लिए हथियार रखना आपका कानूनी हक है? और अगर है तो पाकिस्तान में इसका सही कानूनी तरीका क्या है? कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जो आपको सीधा कानून के शिकंजे में ला सकती हैं? अगर आप अपने कानूनी हकूक़ को ठीक से समझना चाहते हैं तो इस गुफ्तगू को आखिर तक ज़रूर सुनिएगा। चलिए आज इस पूरे अमल को बिल्कुल आसान अल्फाज में समझते हैं। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल जो हर किसी के जहन में आता है वो यही है कि आखिर पाकिस्तान में कानूनी तौर पर असलहा लाइसेंस बनता कैसे है। ये एक ऐसा सवाल है जो ज़ाती हिफाजत की सोचों के साथ साथ हम सबके दिमाग में घूमता है। आइए इसे कदम ब कदम बिल्कुल वजाहत के साथ जानते हैं। इस पूरे प्रोसेस को ठीक से समझने के लिए हमने इसे 5 आसान हिस्सों में तकसीम कर दिया है। सबसे पहले हम बुनियादी सवाल से शुरू करेंगे, फिर लाइसेंस की अक़साम देखेंगे, अप्लाई करने का पूरा तरीका समझेंगे, उसके बाद सूबों के अलग अलग कवानीन पर बात करेंगे और आखिर में सबसे अहम इसके इस्तेमाल की कानूनी हदें क्या हैं इसको जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले और सबसे अहम सवाल से। क्या पाकिस्तान का एक आम शहरी कानूनी तौर पर हथियार रखने का हक रखता है? इसका जवाब है बिल्कुल हाँ, आप बिल्कुल रख सकते हैं। लेकिन ये हक एक मुनज़्ज़म कानूनी अमल से जुड़ा हुआ है जिसको गवर्नमेंट के इदारे कंट्रोल करते हैं। तो सवाल ये है कि इस पूरे निज़ाम को चला कौन रहा है। देखिए, वफाकी सतह पर यानी पूरे मुल्क की लेवल पर वजारत दाखिला इसकी निगरानी करती है, जबकि सूबाई सतह पर हर सूबे का अपना होम डिपार्टमेंट इसे देखता है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कानूनी बात है, वो है 18वीं तरमीम। इस तरमीम ने सूबों को ये पावर दे दी कि वो अपने असले के कवानीन खुद बना सकें। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप जिस सूबे में हैं वहाँ के कानून दूसरे सूबों से मुख्तलिफ हो सकते हैं। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया कि लाइसेंस बन सकता है, मगर अगला सवाल ये है कि एक आम शहरी को आखिर किस किस्म का हथियार रखने की इजाज़त है। कानून ने इसे 2 बुनियादी कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहली किस्म है गैर ममनुआ बोर, जिसे हम नॉन प्रोहिबिटेड बोर या NPB कहते हैं। ये आम शहरियों के लिए है। इसमें सेमी ऑटोमेटिक हथियार आते हैं, यानी हर फायर के लिए एक बार ट्रिगर दबाना पड़ता है। और दूसरी किस्म है ममनुआ बोर या प्रोहिबिटेड बोर PB। ये फुली ऑटोमेटिक हथियार हैं जिनके लिए इंतहाई खास इजाज़त चाहिए होती है। अब NPB कैटेगरी को थोड़ा तफसील से देख लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर शहरी इसी कैटेगरी में अप्लाई करते हैं। इसमें आम तौर पर सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल्स, रिवॉल्वर्स, 12 बोर की शॉटगन्स और 22 बोर की राइफल्स शामिल होती हैं। ये वो असलिया है जो ज़ाती हिफाजत के लिए कानूनी तौर पर रखा जा सकता है। और अब आते हैं प्रोहिबिटेड बोर या PB कैटेगरी पर। ये है फुली ऑटोमेटिक हथियार। सोचें, कलाशनिकोव, G3 या सबमशीन गन्स। इनके लाइसेंस आम शहरियों को जारी नहीं किए जाते। ये सिर्फ VIPs जैसे सदर, वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रा या बहुत हाई लेवल सिक्योरिटी क्लियरेंस रखने वाले अफसरान के लिए ही मखसूस हैं। अब जब आपको लाइसेंस की इकसाम का फ़र्क पता चल गया है तो अब आते हैं असल प्रोसेस की तरफ। ये प्रोसेस थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि सरकारी भूल भुलैया जैसा लग सकता है, लेकिन फिक्र ना करें, हम इसे कदम ब कदम बिल्कुल आसान बना देंगे। चलिए इस पूरे अमल को 6 आसान स्टेप्स में समझते हैं। पहला कदम, आप अपने ज़िला के डिप्टी कमिश्नर ऑफिस या सूबाई होम डिपार्टमेंट में दरखास्त जमा करवाएंगे। कदम नंबर 2, आपको नादरा से एक बायोमेट्रिक फॉर्म लेना होगा। फिर आता है कदम नंबर 3, एक बहुत ही अहम मरहला, पुलिस वेरिफिकेशन। इसमें आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जाता है, ये देखा जाता है कि आपका माजी साफ है। कदम 4, अगर सब ठीक रहा तो मंजूरी के बाद आपको एक डिमांड नोट मिलता है। फिर कदम 5, इस नोट की बुनियाद पर आप एक लाइसेंस याफ्ता डीलर से हथियार खरीदकर उसका नंबर दर्ज करवाते हैं। और आखिरी कदम 6, नादरा आपको एक कंप्यूटराइज्ड स्मार्ट कार्ड जारी कर देता है जो आपका मुस्तकिल लाइसेंस होता है। हाँ, इस दरखास्त के लिए आपको कुछ ज़रूरी कागजात भी चाहिए होंगे, जैसे कि आपके शनाख्ती कार्ड की कॉपी, पासपोर्ट साइज तस्वीर, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, टैक्स रिटर्न्स का सबूत ये दिखाने के लिए कि आप फाइलर हैं, और एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। अब यहाँ कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। ये सारा प्रोसेस हर जगह बिल्कुल एक जैसा नहीं है। असल बात यह है कि आप किस सूबे में रहते हैं, क्योंकि इस बात से कवानीन में काफ़ी फ़र्क पड़ता है। हर सूबे के अपने अलग कवानीन हैं।
مثال کے طور پر پنجاب میں اب اسلحہ پورٹل کے ذریعے آن لائن اپلائی کیا جا سکتا ہے اور وہاں کم از کم عمر کی حد 25 سال ہے۔ اس کے بالکل برعکس سندھ میں اکثر نئے لائسنس پر پابندی رہتی ہے اور وہ ایک کوٹا سسٹم کے تحت جاری کیے جاتے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں جہاں اسلحہ رکھنا ثقافت کا حصہ سمجھا جاتا ہے، اب تمام لائسنس کو ڈیجیٹائز کیا جا رہا ہے، اور بلوچستان میں سیکیورٹی کی صورتحال کی وجہ سے جانچ پڑتال انتہائی سخت ہوتی ہے۔ یہاں ایک اور اہم بات سمجھنے والی ہے، جو لائسنس صوبائی سطح پر جاری ہوتا ہے وہ صرف اسی صوبے کی حدود میں ہی کام کرتا ہے۔ اگر آپ کو ایک ایسا لائسنس چاہیے جو پورے پاکستان میں قابل قبول ہو تو وہ آل پاکستان لائسنس کہلاتا ہے اور اسے وفاقی وزارت داخلہ یعنی فیڈرل منسٹری آف انٹیریئر جاری کرتی ہے۔ اب تک ہم نے لائسنس حاصل کرنے کی بات کی، لیکن اس گفتگو کا سب سے اہم حصہ اب شروع ہوتا ہے۔ دیکھیے، لائسنس مل جانا صرف شروعات ہے، اسلحہ رکھنا ایک بہت بڑی قانونی ذمہ داری ہے۔ اس بات کو بالکل واضح طور پر سمجھنے، قانون کے مطابق لائسنس والا اسلحہ صرف اور صرف اپنی جان یا اپنی پراپرٹی کے تحفظ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، بس۔ اس کے علاوہ اس کا کوئی بھی استعمال غیر قانونی ہے۔ یہ کوئی شوق یا سٹیٹس سمبل نہیں ہے، بلکہ ایک حفاظتی آلہ ہے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو قانوناً سختی سے منع ہیں، بالکل منع۔ پہلا، اسلحہ کی سرے عام نمائش کرنا، یہ ایک سنگین جرم ہے۔ دوسرا، شادیوں یا جشن کے موقعوں پر ہوائی فائرنگ کرنا، جس پر دفعہ 144 کے تحت فوری گرفتاری ہو سکتی ہے۔ اور تیسرا، آپ اپنا اسلحہ کسی دوسرے شخص کو استعمال کے لیے نہیں دے سکتے۔ ان سب صورتوں میں آپ کا لائسنس کینسل ہو سکتا ہے اور قانونی کارروائی الگ سے ہو سکتی ہے۔ اور یہ نکتہ سب سے اہم ہے، غیر قانونی طریقے سے اسلحہ رکھنا یا کوئی جعلی لائسنس بنوانا آرمز ایکٹ کے تحت ایک سنگین جرم ہے۔ اس کی سزا قید اور بھاری جرمانہ ہے۔ اس لیے ہمیشہ صرف سرکاری اور قانونی طریقہ ہی اختیار کریں۔ تو اس پوری گفتگو کا مقصد آپ تک صحیح اور مستند معلومات پہنچانا تھا۔ اب جب آپ اس قانونی عمل کو سمجھ چکے ہیں تو آپ کا اگلا قدم کیا ہونا چاہیے؟ تو آخر میں ان اہم باتوں کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ لائسنس حاصل کرنا ایک پورا قانونی عمل ہے، اس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ آپ کے صوبے کے قوانین دوسروں سے مختلف ہو سکتے ہیں، ہتھیار صرف ذاتی دفاع کے لیے ہیں، نمائش کے لیے ہرگز نہیں۔ ہوائی فائرنگ ایک سنگین جرم ہے، اور سب سے اہم، ہمیشہ صرف سرکاری اور قانونی راستہ ہی چنیں۔ یاد رکھیے، قانون کا علم ہی آپ کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ عوامی حقوق پر اسی طرح سیدھی اور کھلی بات ہوتی رہے تو ابھی عوامی قانون چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس پیغام کو زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے لائک کریں اور کامنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ اگلا کون سا قانونی موضوع سمجھنا چاہیں گے۔ اس پوری تفصیل کو دیکھنے کے لیے آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔